ये है सूरज, जिसकी वजह से हमारी धरती पे जीवन संभव हो पाता। अगर सूर्य ना हो तो हमारी धरती के पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और अगर पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और बिना ऑक्सीजन धरती पे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो आखिरकार यह बना कैसे? हर एक सेकेंड ये इतना ज़्यादा ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस कर रहा? और क्या ये भी मरता है? जाहिर सा बात है, ऑब्वियसली मरता है भाई। तो कैसे? ये सूरज हमारा रेड जायंट फेज में कब तब्दील होगा? और ये मेन सीक्वेंस स्टार और प्रोटो स्टार का क्या चक्कर है? और ये ब्लैक ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है? तो अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। यह वीडियो हमारे एक्सप्लोर यूनिवर्स सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा सूरज कब और कैसे बना। तो देखो, 4.6 बिलियन ईयर पहले का बात है। ऐसे ही खाली एम्प्टी स्पेस में एक बहुत बड़ा बिग जेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड, जो कि बना था मॉलिक्यूल्स और एटम से, ऐसे ही ड्रिफ्ट कर रहा था, घूम रहा था। वो पूरी तरह स्टेबल था, लेकिन पास ही एक सुपरनोवा होता है, मतलब एक स्टार एक्सप्लोड करता है। और जैसे ही स्टार एक्सप्लोड करता है, उससे जो शॉकवेव पैदा होता है वो सोलर नेबुला से आकर टकराता है। और यह शॉकवेव जैसे ही सोलर नेबुला से टकराता है, तो पहले सोलर नेबुला पूरी तरह स्टेबल था, लेकिन टकराने के बाद वो डी स्टेबल हो जाता है। उसके जो एटम्स थे, पहले एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, लेकिन अब क्या होता है, जो दोनों एटम है वो पास आ जाते हैं। अब ये भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई कर सकता है, ये भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई कर सकता है, जिसके वजह से जो सोलर नेबुला है वो कोलैप्स होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है और स्पिन करने लगता है, ऐसे 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 घूमने लगता है। अब होता क्या कि एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, सर्कुलर मोशन में पढ़ना होता है कि जो बीच वाला हिस्सा होता है वो धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जैसे ही आप सेंटर से दूर जाते हैं स्पीड बढ़ते चला जाता है। एंगुलर मोमेंटम का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट पे जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे मेजर पार्ट जो होता है, 99.99% जो मास होता है वो एकत्रित हो जाता है, जो कि थोड़ा देर में हमारा सूरज बनने वाला है। और सिर्फ 0.1% मास ऐसे चारों तरफ स्पीड में घूमने लगता है, और इसी 0.1% मास से ये जो सारे प्लेनेट्स हैं, हमारी धरती है, ये जुपिटर है, सटर्न है, ये सारे बनते हैं। अब जो बीच वाला हिस्सा है, यानी जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब 99.99% जो मास होल्ड करके रखा है, यानी जो सूरज है, वो खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से खुद ही फिर सिकुड़ने लगता है। अब सिकुड़ने लगता है, फिर सिकुड़ने लगता है। अब इस सिकुड़ने की वजह से जो एटम्स है इनके बीच घर्षण पैदा होता है। अब जाहिर सा बात है, जब दो एटम इतने टाइटली पैक होंगे तो उनके बीच घर्षण पैदा होगा, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब गर्मी प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस फिर मिलियंस ऑफ साल ऐसे ही चलते रहता है। फिर एक समय आता है कि ये पूरा ग्लो करने लगता है हीट के वजह से, गर्मी के वजह से। जो पूरा सिस्टम है पूरा एकदम चमक आ जाता है उसमें, मतलब जो हमारा सूरज है वो चमकने लगता है। और जैसे ही ये ग्लो करता है, इसको हम बोलते हैं अब एक प्रोटो स्टार बन गया। लेकिन अभी सूरज पैदा नहीं लिया है, अभी थोड़ा वक्त है। अब क्या होता है कि सूरज फिर फर्दर कोलैप्स होता है, फिर सिकुड़ते जाता है, उसके एटम के बीच घर्षण होते जाता है, हीट प्रोड्यूस होते जाता है। एक समय आता है कि इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है उसके सूरज के कोर में, इतना हाई प्रेशर कि उस प्रेशर की वजह से जो कोर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके हो जाता है 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही जो सन के कोर का जो टेम्परेचर है वो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होता है, वहाँ शुरू हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, जो एक बम, एक परमाणु बम जो नागासाकी हिरोशिमा पे गिरा था, उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और सेम वही जो न्यूक्लियर फ्यूजन है सन के कोर में शुरू हो जाता है, जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से फ्यूज होकर एक हीलियम बनाते हैं और फिर बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही यह न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया सन के कोर में शुरू होता है, जो सन सिकुड़ रहा था खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो रुक जाता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया उसके कोर में शुरू होता है तो वो एक आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर अप्लाई करता है। आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर मतलब जो रेडिएशन निकलता है उस न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रक्रिया से, वो तो कोर में है। अब कोर से वो बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो जाना चाहता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अंदर की तरफ खींच रहा है। अब ये जो दोनों प्रेशर है, जो एक रेडिएशन प्रेशर जो बाहर की तरफ जा रहा है और
और बाहर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रेशर है, अब ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब ये जैसे ही कैंसिल होता है, जो सूरज है वो मेन सीक्वेंस स्टार में तब्दील हो जाता है। अभी जो हमारा सूरज है वो मेन सीक्वेंस फेज में ही है और ये निरंतर जो एकदम कांस्टेंट जो ऊर्जा होता है वो हमें दे रहा है। अभी अगर हम सूरज को देखें तो 1 सेकेंड में सूरज का जो मास है वो 10 करोड़ केजी कम हो रहा है। और अगर हम इसको आइंस्टाइन के फॉर्मूला से निकाले इसका ऊर्जा कितना हुआ, तो ये ऊर्जा आता है 10⁻26 जूल, जिसका सिर्फ 2 लाखवां भाग ही हमारे धरती तक पहुंचता है और जिसके वजह से हमारी धरती पे जीवन संभव हो पाता है। और जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंतर्गत सूर्य इतना ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से फ्यूज करके एक भारी एटम मतलब हीलियम बनाता है और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। ये फर्दर ये प्रोसेस होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही फ्यूज नहीं होता है, ये फर्दर और भी प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस है जिसको हम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं, जब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल खत्म हो जाता है। ये आगे आपको मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। तो ये प्रोसेस यहीं पे खत्म नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही फ्यूज नहीं होता है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। हाइड्रोजन के बाद फिर हीलियम फ्यूज होता है, फिर ऐसे करते करते लास्ट में बचता है आयरन मतलब लोहा। अभी जो हमारा सूरज है वो दरअसल मेन सीक्वेंस फेज में है। अब धीरे धीरे एक समय आएगा कि इसके सारे फ्यूल खत्म हो जाएंगे और फ्यूल खत्म होने के बाद अभी क्या था कि जो आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर था, जो इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा था, कैंसिल कर रहा था, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका फ्यूल खत्म हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रक्रिया है वो रुक गया। तो अब क्या, सूरज फिर से सिकुड़ने लगेगा। हाँ, सूरज क्या है वो फिर से सिकुड़ने लगेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। होगा क्या, जो इसका कोर है और पूरा जो सूरज है वो तो सिकुड़ेगा, लेकिन एक और चीज होगा, यहाँ जो आउटर लेयर है अब उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 इंक्रीज होकर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और जो कोर का जो फ्यूल है, जो हाइड्रोजन है, वो फ्यूल तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो उसके आउटर सील में जो हाइड्रोजन एटम बचे हुए हैं उनके बीच न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उनके बीच न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया शुरू होगा, अंदर की तरफ एक और इनवर्ड प्रेशर और तेजी से लगेगा और बाहर की तरफ फैलाव होगा। जो आउटर लेयर है वो धीरे 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 फैलने लगेगा, लेकिन उसका जो कोर है वो सिकुड़ने लगेगा। मतलब यहाँ 2 चीज हो रहा है, एक ही साथ ये जो पूरा सूरज है वो फैल भी रहा है और सिकुड़ भी रहा है। जो उसका कोर है वो सिकुड़ रहा है, लेकिन ये पूरा सूरज फैल रहा है। फैल क्यों रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया पहले सिर्फ कोर में हो रहा था, अब सिर्फ कोर में नहीं हो रहा है, उसके आउटर लेयर में शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरा फैल रहा है। अब वो इतना ज्यादा फैलाव होगा, इसी को हम बोलते हैं रेड जायंट फेज। मतलब सूरज अब लाल दानव बन चुका है और वो 100 टाइम्स तक वो बड़ा हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जब ये सूरज लाल दानव में तब्दील होगा तो मर्क्यूरी को तो एकदम से मतलब पूरा ओवर अचीव कर देगा, हमारी धरती तक सूरज पहुंच जाएगा। ऐसे दिखेगा सूरज, ये हमारी धरती है, ये भाई सूरज है। अब जो सूरज है वो लाल दानव बन चुका है और उसके कोर में एक और न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसे हम CNO साइकिल बोलते हैं, मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। अब ये जो CNO साइकिल है, इसमें सूरज सिर्फ 2 से 3% ही ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। लगभग 98 to 97% जो ऊर्जा है वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के द्रव्यमान ही दे चुका है। और इसके बाद क्या होगा कि जो आउटर लेयर था, जो कि लाल दानव में पूरा तब्दील हो चुका है, पूरा धरती तक पहुंच चुका है, ये जो है यूनिवर्स में ऐसे ही स्पेस में इजेक्ट हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ सन का कोर। और ये जो कोर है ये अभी भी ग्लो करेगा, ऊर्जा देगा, जब तक इसका जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला जो साइकिल है वो पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक अभी भी ग्लो होगा, लेकिन बहुत धीमी गति से ये ग्लो होगा। मतलब जब सूरज अपना पूरा फ्यूल खत्म कर चुका है, इसका जो आउटर लेयर है वो स्पेस में इजेक्ट हो चुका है, सिर्फ कोर बचा है। कोर में भी पूर्ण रूप से जो फ्यूजन का प्रक्रिया था, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन CNO साइकिल हो, वो पूरी तरह स्टॉप हो चुका है। लेकिन अभी भी ये थोड़ा ऊर्जा दे रहा है, अभी भी ग्लो कर रहा है। और इस स्टेज में जब कोई स्टार पहुंचता है
तो उसी को हम बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टेज। और व्हाइट ड्वार्फ के बाद जब ये पूर्ण रूप से ग्लो करना बंद कर देगा, बिल्कुल साफ, तब ये बनता है ब्लैक ड्वार्फ। और एक और इंटरेस्टिंग हम बात बताएं, आज तक हमें कोई भी ब्लैक ड्वार्फ स्टार नहीं मिला है हमारे यूनिवर्स में, और फिर इसके बाद बनता है कोई ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार। ये जो हमारा पूरा सीरीज है, हम इसमें पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी तक हम यही समझे हैं कि कैसे कोई स्टार है जो मरने के बाद ब्लैक ड्वार्फ तक पहुंचता है। हम आगे के एपिसोड में समझेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनता है, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, और ब्लैक होल बनने के पहले ही आता है ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, हर एक चीज़ समझने वाले हैं। तो फिर धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।